नरसंहारों में संलिप्तता, गजवाए हिंद, विजन 2047 जैसे दस्तावेज, जो कि पटना विस्फोट में जब मोदी जी रैली कर रहे थे तो पटना में एक विस्फोट हुआ था, वहाँ पर जब छापेमारी हुई तो विजन 2047 जैसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे थे। इन सब के बावजूद इस दुर्दांत संगठन पर प्रतिबंध लगाने में इतना विलंब क्यों हुआ, यह मुख्य प्रश्न है। विदेशी फंडिंग, आतंकी संगठनों से संबंध, इसके अन्य सहयोगी संगठन, इसके नेताओं के काले कारनामे, सिमी के साथ कनेक्शन के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार साथियों। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हमें जो कुछ दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, हम उससे आगे ना कभी जानने का प्रयास करते हैं, ना कभी सोचने का प्रयास करते हैं। पीएफआई का गठन कुछ चरमपंथी इस्लामिक संगठनों की उपज के फलस्वरूप हुआ। उनमें पहला संगठन है एनडीएफ। एनडीएफ की स्थापना बाबरी विध्वंस के ठीक 2 वर्षों बाद यानी 1994 में हुई। यह संगठन मराठ जनसंहार के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। सन 2000 की बात है, कुछ लोग नल से पानी लेने के लिए गए थे, वहाँ पर पानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया, कुछ दुर्घटना घट गई। उस दुर्घटना के फलस्वरूप ठीक 1 वर्ष बाद 2003 में एक विशाल जनसंहार हुआ, जिसे मराठ जनसंहार का नाम दिया गया, और इसका श्रेय भी एनडीएफ को जाता है। ईरान से और आईएसआई से इस संगठन को लगातार फंडिंग भी होती रही। दूसरा प्रमुख संगठन है मनिथा नीति पसराई। यह संगठन एक मुस्लिम पत्रकार एम गुलाम मोहम्मद के द्वारा गठित किया गया, उन्होंने इसको बनाया। यह संगठन इस्लामिक जगत की सबसे बड़ी पत्रिका विडियाल वैली का संचालन करता है। विडियाल वैली पीएफआई के विचारों को हर इस्लामिक जगत के हर घर में सुदृढ़ करने का कार्य करती रही, और उसके फलस्वरूप पीएफआई भारत के 23 राज्यों के इस्लाम के मानने वालों के हर घर में अपने सुदृढ़ पहुंच के लिए आज मशहूर है। तीसरा और प्रमुख संगठन है केडीएफ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी। इसकी स्थापना सन 2001 में हुई। यह संगठन सिमी की एक शाखा के रूप में भी जाना जाता है। इस संगठन ने मैसूर सांप्रदायिक हिंसा 2005, बेंगलोर सांप्रदायिक हिंसा, बेंगलोर भारतीय विज्ञान संस्थान में फायरिंग और एसआरआरबी महाजन कॉलेज के छात्रों का अपहरण और फिर उनकी हत्या के कार्य को पूरी डिग्निटी के साथ अंजाम दिया। कुछ और ऐसे ही इस्लामिक चरमपंथी संगठनों की उपज रहा है पीएफआई, जिसका गठन 2006 में हुआ। भारत के 28 राज्यों में से 23 राज्यों में मुस्लिम वर्ग पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए पहचाने जाने वाला संगठन पीएफआई मुख्यतः 4T पर कार्य करता है। इन 4 टी में पहली टी है तजकिया, यानी पीएफआई का विस्तार विभाग। पीएफआई को कैसे क्षेत्रफल के साथ, समाज के साथ और राजनीतिक तौर पर विस्तृत करना है, यह सारे कार्य तजकिया के अंतर्गत पीएफआई करता रहा है। दूसरी टी है तरबिया। तरबिया पीएफआई के लिए मार्गदर्शक विभाग के रूप में कार्य करता है। तीसरी टी है तहील। तहील के अंतर्गत यह कुख्यात संगठन जासूसी का कार्य करता है। लोगों की जासूसी, संगठनों की जासूसी, भारत सरकार की जासूसी इसी विभाग के अंतर्गत होती रही है। चौथी और आखिरी टी है तरदीह। साथियों, तरदीह के अंतर्गत पीएफआई लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करती है। यह अपने कार्यकर्ताओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रशिक्षित कर 2047 तक गजवाए हिंद के लिए तैयार करने का कार्य कर रहा था, और यह कार्य तरदीह के अंतर्गत यह विभाग इसको अंजाम देता है। साथियों, इन सब के अलावा भी पीएफआई
अपने कार्यकर्ताओं का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखती है। चूँकि कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड रहेगा, किसी जगह किसी मुठभेड़ में कहीं भी मारे गए या पकड़े गए तो उनका पीएफआई से संबंध स्थापित हो सकता है। इसलिए पीएफआई अपने कार्यकर्ताओं का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखती है। इनकी मानसिकता के लिए, अगर आप इनकी मानसिकता को समझने का प्रयास करें तो उसकी एक बहुत छोटी सी वानगी मैं आपको बताता हूँ। एक मलयाली प्रोफेसर हैं टीजे जोसेफ, उन्होंने यूनिवर्सिटी का पेपर सेट करते समय मोहम्मद साहब के बारे में कोई प्रश्न पूछा होगा, लेकिन पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने उनका वह हाथ काट दिया जिस हाथ से उन्होंने वह पेपर सेट किया था, और आरोप लगाया कि आपने पेपर सेट करते समय जब मोहम्मद साहब के विषय में प्रश्न पूछा तो आपने मोहम्मद साहब को सम्मान नहीं दिया, इसलिए आपका हाथ काटा जा रहा है। प्रोफेसर टीजे जोसेफ आज भी पीएफआई के विषय में कुछ भी बोलने से पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। पीएफआई पर टिप्पणी करने के लिए एकदम से सिरे से वो मना कर देते हैं, क्योंकि पीएफआई ने उनके मन के अंदर डर को इस कदर बसा दिया है कि वह अब उसके विरुद्ध कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। साथियों, पीएफआई 15 अगस्त को एक फ्रीडम परेड का भी आयोजन करती थी। फ्रीडम परेड के आयोजन में उनके सभी कार्यकर्ता एक सुनिश्चित यूनिफॉर्म में होते थे। उस यूनिफॉर्म में सुरक्षा बलों की तरह एल्बम और सितारे भी लगे हुआ करते थे। यह देखकर सन 2012 में केरल सरकार को उनकी फ्रीडम परेड पर रोक भी लगानी पड़ी, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म इस तरीके की थी जैसे सुरक्षा बलों की होती है। अब प्रश्न तो बनते हैं, सुरक्षा बलों जैसी यूनिफॉर्म, विदेशी फंडिंग, 4T कार्यप्रणाली, इस्लामिक चरमपंथी संगठनों का विलय, नरसंहारों में संलिप्तता, गजवाए हिंद, विजन 2047 जैसे दस्तावेज, जो कि पटना विस्फोट में जब मोदी जी रैली कर रहे थे तो पटना में एक विस्फोट हुआ था, वहाँ पर जब छापेमारी हुई तो विजन 2047 जैसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे थे। इन सब के बावजूद इस दुर्दांत संगठन पर प्रतिबंध लगाने में इतना विलंब क्यों हुआ, यह मुख्य प्रश्न है। विदेशी फंडिंग, आतंकी संगठनों से संबंध, इसके अन्य सहयोगी संगठन, इसके नेताओं के काले कारनामे, सिमी के साथ कनेक्शन के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार साथियों।